बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेडिएशन एक्सपोजर के ऊपर बात की थी, रेडिएशन के सोर्सेज के ऊपर बात की थी और किस तरह वो हमें इफ़ेक्ट करती है, मेडिकल उसके असरात जो हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल के ऊपर बात की थी। आज के लेक्चर में हम रेडिएशन के इस्तेमालात के ऊपर बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मेडिकल में और बायोलॉजिकल जो इसके इस्तेमालात हैं वो किस तरह से ये बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए और कैसे ये टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हो रही है। आज के हमारे सब टॉपिक्स कुछ इस तरह से होंगे। हम रेडिएशन के इस्तेमालात इस तरह से हम उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल यूजेस क्या हैं रेडिएशंस के, और फिर उसके बाद रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, यहाँ पे रेडिएशन किस तरह से यूज़ होती हैं एज ए थेरेपी। तो मेडिकल डायग्नोस्टिक जो है, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जो है उनको डिस्कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। और ट्रेसर टेक्निक जो है, ट्रेसर टेक्निक क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स के रेडिएशंस जो हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में या डायग्नोस्टिक में, रेडिएशंस कहाँ से आती हैं? तो ये रेडिएशन आती हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से आती हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमने पहले लेक्चर्स में ये किसी एलिमेंट का 82 हो या इससे ज़्यादा हो तो वो अनस्टेबल हो जाता है और डिसइंटीग्रेशन उसमें हो रही होती है, तो इसलिए वो रेडिएशन इमिट करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे नीचे जो एलिमेंट हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर इससे कम है, क्या वो रेडिएशन इमिट नहीं करते? तो वो भी इमिट करते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ये है कि आप उन एलिमेंट्स को भी कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से नीचे है उनको भी रेडियो एक्टिव बना देते हैं। तो उनके ऊपर जो इससे कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी बम्बार्डमेंट की जाए, उनके ऊपर रेडिएशन की बम्बार्डमेंट की जाए, तो उनका एटॉमिक मास जो है वो बढ़ जाता है, जिससे वो आइसोटॉप्स बन जाते हैं। जिस तरह आपके पास ये है कार्बन 12, ये नॉर्मल कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो कार्बन 13 जो है इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है कार्बन 12 के मुकाबले में, और इसी तरह कार्बन 14 जो है उसमें एक न्यूट्रॉन और ज़्यादा, नहीं इसमें 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है नॉर्मल कार्बन के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं इनके पास हाई एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी इनके पास ज़्यादा है और ये एनर्जी इमिट कर सकते हैं। दोनों ये जो आइसोटॉप्स हैं ये एनर्जी इमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशंस भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बीटा यानी बीटा रेडिएशंस भी इमिट कर सकते हैं। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी एलिमेंट का रेडियो आइसोटोप बनाया जा सकता है? तो उसका जवाब है यस। हम किसी भी एलिमेंट का रेडियो आइसोटोप बना सकते हैं और वो रेडिएशन रिलीज़ करेगा। और पर्टिकुलरली रेडिएशन जो इमिट करता है कोई भी आइसोटोप, तो हम उसकी रेडिएशन के पैटर्न से उसको पहचान भी सकते हैं कि ये कौन सा आइसोटोप है। और यही कैपेबिलिटी जो है, आइसोटोप्स की जो कैपेबिलिटी है, ये ट्रेसिंग टेक्निक में मदद देती है। यानी हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सा आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक आपको लिस्ट दिखाएंगे जो कॉमनली यूज्ड रेडियो आइसोटोप्स हैं, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि रेडियो आइसोटोप क्या होता है। रेडियो आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट, एक नॉर्मल एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है, ये नॉर्मल एलिमेंट होता है, वो उसके अंदर उसका ऐसा आइसोटोप जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ करता हो तो उसको रेडियो आइसोटोप कहते हैं। केमिकली सेम होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन रेडिएशन एमिट करते हैं, ये फ़र्क होता है उसके अंदर। मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। जिस तरह कि ये कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो तीनों में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो चार्ज नंबर है वो तीनों में सेम है, बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो इसलिए टोटल जो मास है इसका 14 बनता है, इसका 13 है और इसका 12 है। तो फ़र्क कहाँ पे है? केमिकल रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं आता। केमिकली उसी तरह पार्टिसिपेट करते हैं जिस तरह के एक नॉर्मल एलिमेंट जो है वो कर रहा होता है, तो उसके आइसोटोप भी वैसे ही बिहेव करते हैं केमिकली, बट दे आर डिफरेंट इन इन देयर मास एंड दिस इन देयर बिहेवियर रिगार्डिंग देयर रेडिएशंस। तो वो एमिट करते हैं रेडिएशन, इसलिए वो डिफरेंट होते हैं। और इस
और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, दे कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एटम्स दैट कंटेन एन अनस्टेबल कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और एक्सेस एनर्जी इन देयर न्यूक्लियस। तो उनके न्यूक्लियस में एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी किस तरह रिलीज़ होती है, रेडिएशन की फॉर्म में होती है, और इस रेडिएशन को हम यूज़ कर लेते हैं, इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। रेडिएशन की दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से इनके ये इस्तेमालात हैं जो हम पढ़ रहे हैं आगे। इनमें एक है ट्रेसिंग कैपेबिलिटी, जो हम पहले लिख चुके हैं, ट्रेसिंग कैपेबिलिटी, और दूसरा है आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। तो यानी रेडिएशंस एक तो ट्रेस हो जाती हैं, यानी कि रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से हम उनका पता चला सकते हैं कि ये कहाँ से रेडिएशन है और किस तरह से एमिशन हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जो रेडिएशंस हैं वो आयनाइज़ कर सकती हैं, अपने रास्ते में आने वाले मॉलिक्यूल्स को आयनाइज़ करने की सलाहियत है। अगर हाई एनर्जी हो तो ज़्यादा आयनाइज़ करती हैं, कम एनर्जी की हो तो कम आयनाइज़ करती हैं, बट दे हैव आयनाइजेशन पावर। तो जो हम पढ़ रहे हैं ट्रेसर टेक्निक जो है, उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट की, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक वेन के अंदर ट्रेसर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ट्रेसर इंजेक्ट करने के बाद ये बॉडी के अंदर जब फैलता है तो किस किस्म का रेडियो एक्टिव आइसोटोप आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो बॉडी के अंदर जाके अपने रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स के अंदर जाके एकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। और जब डिटेक्टर की मदद से उसकी इमेज बॉडी की ली जाती है तो इस तरह की इमेज आती है जिस तरह आपको ये इमेज नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंट जगहों पर डिपॉजिट हुए हैं ट्रेसर्स, तो ट्रेसर अपनी लोकेशन बता रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल जो है, मिसाल आप ले रहे हैं कि जिस तरह के कैल्शियम की मिसाल ले रहे हैं, कैल्शियम तो हड्डियों में जाके डिपॉजिट होता है, हड्डियों में जाके, और नॉर्मल जो कैल्शियम हो तो वो तो नज़र नहीं आएगा ट्रेसर डिटेक्टर की मदद से। लेकिन अगर कैल्शियम का अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट कर दिया जाए, या कोबाल्ट का या आयोडीन का, तो वो जहाँ जहाँ डिपॉजिट होते हैं वहाँ जाके रेडिएशन वहाँ पे रिलीज़ करते हैं, और उनका पाथ भी ट्रेस किया जा सकता है किस पाथ से जो ना वो जा रहे हैं। तो हम इस तरह से डिफरेंट बीमारियों को भी डायग्नोस कर सकते हैं, जिस तरह की थायराइड है। थायराइड अब आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से थायराइड का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाते हैं। थायराइड जो है वो कोबाल्ट सॉरी आयोडीन जो है वो थायराइड में जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और फिर आपको जो आयोडीन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया जाता है, तो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है यहाँ पे ट्रेसर की मदद से। इसी तरह एस्थीमिया, ब्लड जो हार्ट एस्थीमिया है, यानी ब्लड का प्रेशर जो है वो वेन्स के अंदर नॉर्मल है कि नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, जिसमें थीलियम स्कैन भी है, ठीक है ना, और एंजियोग्राफी वगैरह है, जिसमें ब्लड के अंदर इस तरह के ट्रेसर दाखिल कर दिए जाते हैं, और उनका जो फ़्लो है रेट ऑफ फ्लो जो है वो डिटर्मिन किया जाता है। यानी अगर आप बाजू के अंदर जो है ना ट्रेसर इंजेक्ट किया है, तो वो बाजू से हार्ट तक या दूसरे बॉडी पार्ट्स तक किस वक्त पहुंचता है, तो वो टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल जो होता है वो उनको पता होता है डॉक्टर्स को कि नॉर्मल जो इंसान है उसका जो ये ट्रेसर है कितने टाइम में पहुंचना चाहिए, किस बॉडी पार्ट तक, किस टारगेट तक, किस टाइम तक पहुंचना चाहिए। तो अगर कहीं ब्लड के प्रेशर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या एस्थीमिया का प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है ब्लड के अंदर, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो इस तरह से डिस्कवर की जाती है डिफरेंट जो है वो डिजीज़ को फाइंड किया जाता है। आयनाइजेशन कैपेबिलिटी इस तरह से यूज़ होती है कि हम यहाँ पे ट्रेसर जो है ऐसे ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो आयनाइजेशन कैपेबिलिटी है उसमें ट्यूमर का इलाज की जाता है, कैंसर का इलाज की जाता है, तो उसमें पर्टिकुलर उसी पार्ट को टारगेट की जाता है जो कि कैंसरस हो, ट्यूमर बना हो, तो उसके ऊपर जाके हाई पावर की आयनाइजेशन को स्ट्राइक किया जाता है। तो इसके लिए कैथीटर दाखिल कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, ऐसे इंजेक्शन के ज़रिए पास नहीं की जाती आइसोटोप, बल्कि एक जो ऑप्टिकल फाइबर या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो दाखिल कर दी जाती है बॉडी के अंदर वेंस के थ्रू, तो या आर्टरी के थ्रू, जिस तरह भी पॉसिबल हो, तो उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है जहाँ तक वो कैंसरस सेल हो, तो वहाँ जाके उसकी बम्बार्डमेंट की जाती है और उसको आयनाइज कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक और तस्वीर भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैंसरस सेल्स हैं, यहाँ पे कैंसर ज़्यादा सेल्स हैं ये, और बाकी जो है नॉर्मल सेल हैं।
तो यहाँ सिर्फ रेडिएशंस को सिर्फ यहीं पे इन्हीं कैंसर ज़्यादा सेल पे ही स्ट्राइक करवाया जा रहा है ताकि इन्हीं को डिस्ट्रॉय किया जा सके, बाकी जो सेल्स हैं वो डैमेज उससे ना हो। तो हम एक लिस्ट आपको दिखा देते हैं। ये कुछ बहुत जो कॉमनली यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं जो मेडिकल साइंसेज में यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट बीमारियों के डिस्कवरी के लिए यूज़ होते हैं। तो उसको हम यहाँ पे एक लिस्ट दिखा देते हैं आपको। तो ये कॉमनली यूज़ आइसोटॉप्स हैं। कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है। कहाँ पे यूज़ होता है? कोबाल्ट 60 जो है रेडिएशन थेरेपी जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है टू प्रिवेंट द कैंसर। ये हम आगे बात करेंगे। इसके ऊपर 131 है आयोडीन, जो कि ब्रेन ट्यूमर और टू मॉनिटर द कार्डियक एंड लीवर थायराइड एक्टिविटी, इसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। और कार्बन 14 जो है वो मेटाबॉलिक चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह कार्बन 11 है टेक डाउन टू द ग्लूकोज टू मॉनिटर द ऑर्गन्स ड्यूरिंग पैट स्कैन। तो ये जो ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है उसमें कुछ एटम जो हैं वो टैग्ड होते हैं, यानी कुछ एटम्स जो हैं वो कार्बन 11 होते हैं, बाकी कार्बन 12 होंगे। ये कार्बन 11 कुछ एटम्स हो सकते हैं जो अच्छा वो जो एटम्स जो होते हैं जो आपके जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं उनको टैग्ड एटम्स कहते हैं। तो टैग्ड एटम्स ऐसे हैं कि उनको आप पहचान सकते हैं, उनको डिस्कवर कर सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर टैग्ड एटम हो सकता है। इस तरह सोडियम 24 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी में इस्तेमाल होता है। थैलियम है और इस तरह दीगर जो हैं वो यूज़ होते हैं। डिटरमिन द डैमेज इन हार्ट टिश्यूज़ एंड लुक एट द ब्रेन ट्यूमर्स। आप इसको पढ़ लीजिए। और इसके अलावा हम आगे सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। बायोलॉजिकल यूज़। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल यूज़ में केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बायोलॉजिकल यूज़ क्या होता है? बायोलॉजिकल यूज़ है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको डिस्कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन टैग्ड एटम्स की मदद से उनका पता चलाया जा सकता है, उनकी नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मलिटी को फाइंड किया जा सकता है। तो कार्बन 14 जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्टडी के लिए कार्बन 14 यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है तो उसकी स्टडी की जाती है, या कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल की जो स्टडी की जाती है वो C14 की मदद से होती है। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स की बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी स्टडी की जाता है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है और फिर स्टडी की जाती है कि कहाँ कम्युलेट होते हैं। तो एलिमेंट्स जितने भी आप फूड के ज़रिए लेते हैं वो कहाँ आपकी बॉडी में कम्युलेट होते हैं, ये ट्रेसर्स टेक्निक की मदद से होता है। और ये भी ट्रेसर टेक्निक ही है, सारी तकरीबन ट्रेसर ही हैं, ये ट्रेसर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो बॉडी के अंदर कहाँ है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उनकी कम्युलेशन कहाँ होती है। इसमें कार्बन भी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, आयोडीन है, स्ट्रोंशियम है और ये आयरन है। इनकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्टडी की जाता है। इनके ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ की जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन जो है ये भी रेडिएशन की मदद से होती है। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होती है कि आप जो डीएनए है, डीएनए के अंदर तब्दीली कर देते हैं। डीएनए के अंदर तब्दीली करने से क्या होता है, आप डिफरेंट काइंड ऑफ बीजेस जो हैं वो सीड्स वह है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। जिस तरह क्रॉप्स की डिफरेंट जो हैं अच्छी नस्लें आपके पास हैं, फ्रूट्स की अच्छी नस्लें आपके पास आती हैं, तो अच्छे जो सीड्स आप प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फल दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो सब्जियां मिल सकती हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस की जाती हैं वो डीएनए के अंदर की जाती हैं। डीएनए के अंदर चेंजेस जो होती हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन की मदद से होती हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो कैसे की जाती है, ये भी रेडिएशन की मदद से होती है। तो आप एनिमेशन में देख रहे होंगे कि जेनेटिक म्यूटेशन किस तरह से वो होती है, और जो डीएनए का चेन है उसके अंदर
जो है वो लिंकअप जो एटम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद है रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी में तकरीबन हम आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ द रेडिएशन यूज़ कर रहे होते हैं। आयोनाइजेशन, और इसकी मदद से कैंसरस सेल्स को या ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जिस तरह आप एक तस्वीर में देख रहे हैं, कोबाल्ट 60 जो एम्प्लॉय किया जाता है कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्यों कि कोबाल्ट 60 जो है वो बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ करता है और हाई एनर्जी गेमा रेडिएशंस भी रिलीज़ करता है। तो इसको ऐसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि एक कैथीटर हो सकता है, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट हो जिससे वेन की मदद से उसको जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर उसको गाइड किया जाता है जहाँ पे वो कैंसरस सेल्स हों या ट्यूमर हो। तो वहाँ पे उसको जब हिट की जाता है तो वो उसको आयनाइज कर देते हैं कैंसरस सेल को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मल सेल हैं, और ये जो ब्लूइश टाइप जो नज़र आ रहा है आपको, ये कैंसरस सेल हैं, कैंसर ज़्यादा सेल हैं। तो इनका इलाज जो है किया जाता है कोबाल्ट 60 की मदद से। इसके अलावा आयोडीन जो है 131 भी यूज़ किया जाता है। आयोडीन एक्युमुलेट होता है थायराइड्स ग्लैंड के अंदर जाके, तो थायराइड ग्लैंड्स को अगर थायराइड कैंसर हो जाए तो उसका इलाज जो है आयोडीन 131 की मदद से किया जाता है। तो थायराइड का जो इलाज है वो आयोडीन 131 से की जाता है। अच्छा, जो रेडिएशन थेरापी का एक और दूसरा मेथड ये भी है। एक तो ये है कि एक कैथेटर पास की जाए और वहाँ पे रेडिएशन को स्ट्राइक करवाया जाए। दूसरा ये है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस सूरत में तो रेडिएशंस को गाइड किया जाता है, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसका जो सोर्स है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जो रेडिएशन का सोर्स है वो बॉडी के बाहर होता है, उसकी रेडिएशन जो है अंदर पहुंचाई जाती है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि पूरे का जो पूरा सोर्स है, रेडियो एक्टिव जो सोर्स है वो उसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक छोटा सा कैप्सूल की तरह का है, पैलेट या कैप्सूल बना के उसको उस जगह पे इम्प्लांट कर दिया जाता है ऑपरेशन के ज़रिए, जहाँ पे कैंसरस सेल्स हों या डिफेक्टिव पार्ट या ट्यूमर वगैरह हो जिसको डिस्ट्रॉय करना हो, तो ये रेडिएशन रिलीज़ करके उसको ख़त्म कर देते हैं। बाद में तो इसको निकाल देते हैं इसको वहाँ से। ये रेडिएशन थेरेपी है। इसी तरह किसी भी ह्यूमन ऑर्गन का डिसऑर्डर को भी फाइंड किया जा सकता है। आप ले लें, अगर जिस तरह हाइड्रोजन और सोडियम है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी खास हिस्से में जाके अकोमुलेट होते हैं, जिसमें है आयोडीन है। आयोडीन जो है वो थायराइड के अंदर जाके जमा होता है। फास्फोरस और जो स्ट्रांशियम है, स्ट्रांशियम इसका सिंबल देख लीजिएगा आप। फास्फोरस और स्ट्रांशियम जो है ये कहाँ पे अकोमुलेट होते हैं, ये बोन्स में होते हैं, ठीक है। इसी तरह कोबाल्ट जो है वो लीवर के अंदर अकोमुलेट होता है। तो बॉडी के अंदर इनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है और इनकी वहाँ पे जब ये अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन के अंदर जाके एक्युमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, तो वहाँ पे इनकी स्टडी ट्रेसर्स की मदद से, यानी डिटेक्टर्स की मदद से इनकी स्टडी की जाती है। तो वहाँ से इन ऑर्गन्स का की नॉर्मेलिटी या एब नॉर्मेलिटी वहाँ से पता चल सकती है। तो एज ए ट्रेसर यूज़ होते हैं इस तरह से। तो ये डायग्नोसिस है, यानी इन पार्ट्स की जो बीमारियां हैं, बॉडी पार्ट्स की, वो बीमारियां डिस्कवर की जाती हैं। इसके अलावा आप एक्सरेज भी यूज़ करते हैं। एक्सरेज के लिए कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं चाहिए, बल्कि एक्सरेज तो एक एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब से रिलीज़ होती है हाई एनर्जी जो है, ये करंट जो है वो पास होता है वैक्यूम के अंदर, और हैवी मेटल से स्ट्राइक होने के बाद यहाँ से एक्सरेज निकलती हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक्सरेज भी रेडिएशन में आती हैं, तो इससे क्रैक्स डिस्कवर की जाते हैं बोन्स के, और डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट किस्म की और बीमारियाँ भी इससे लंग्स वगैरह की डिस्कवर की जाती हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे, इनके तो यूज़ होंगे एज ए ट्रेसर्स यूज़ होंगे। तो ट्रेसर्स का उसके बाद जो
स्टडी होती है आपको एक दफ़ा फिर से बता देते हैं कि ट्रेसर्स इंजेक्ट करने के बाद ये जब अपने अपने रिस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होते हैं तो डिटेक्टर्स की मदद से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी की जाती है। इनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डॉक्टर्स को पता होता है, उनके पास रेफरेंस होता है। तो जो पेशेंट है उसकी जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन एलिमेंट्स की इन पार्ट्स के अंदर, उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के अंदर। तो रेफरेंस रेंज मेथड यूज़ की जाता है, तो उसकी मदद से जो एबनॉर्मेलिटी है वो पता चल सकती है। तो तकरीबन ज़्यादातर हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं ये ट्रेसर टेक्निक है। इसमें जो लास्ट वाली जो स्लाइड हमने देखी थी, पेज देखा था, उसमें कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 जो है वो रेडिएशन थेरेपी के तौर पे यूज़ होते थे, जिसमें हम रेडिएशन को आयनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बाकी जो है ना एज ए ट्रेसर यूज़ हो रही है। ट्रेसिंग टेक्निक जो है रेडिएशन की, ये हम पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं, मोस्टली ट्रेसर टेक्निक्स ही हैं। मेडिकल में उनका यूज़ हमने देख लिया आयोडीन 131 का, जिससे हमने देखा था थायराइड जो ग्लैंड है वहाँ पे जाकर एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ से उसकी कम्युलेशन से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि थायराइड जो है वो नॉर्मल काम कर रहा है या वो उसके कैंसर ज़्यादा है, तो इसका पता चलाया जाता है। तो इसके अलावा डिटेक्शन में इस्तेमाल होती हैं, लीकेज वगैरह के डिटेक्शन में। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, एक पाइप है, पाइप के अंदर जो है वो ट्रेसर दाखिल किया हुआ है, तो गीगर काउंटर, ये जीएम काउंटर की मदद से इसको स्टडी किया जा रहा है कि कितनी रेडिएशन रिलीज़ हो रही है। नॉर्मल पैटर्न है रेडिएशन का, जो कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो रिलीज़ कर रहा है, लेकिन एक ख़ास जगह है जहाँ से रेडिएशन कुछ ज़्यादा रिसीव हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस जगह पे क्रैक है और उस क्रैक से रेडिएशन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा इसका एग्रीकल्चर के अंदर भी इस्तेमाल है। एग्रीकल्चर के अंदर भी ट्रेसिंग टेक्निक यूज़ की जाती हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ की जाते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टडी की जाए कि किस तरह से आपके प्लांट को बेहतरीन तरीके से फर्टिलाइज़ किया जा सके। तो उसके लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है उसमें किसी न किसी मटेरियल को टैग कर दिया जाता है, यानी किसी न किसी एक टाइप ऑफ एटम का जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ होता है। जिस तरह इसमें फास्फोरस 32 यूज़ हुआ है, तो फास्फोरस 32 जब इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ये इसको गीगर काउंटर की मदद से डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स के अंदर स्टडी कर दिया जाता है। इस तरह नाइट्रोजन को भी टेक किया जा सकता है, तो नाइट्रोजन का भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ की जाता है एज फर्टिलाइज़र के अंदर, और उसकी स्टडी की जाती है कि प्लांट में किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा हो, कहाँ कहाँ वो एक्यूमुलेट हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।